गुड इवनिंग एवरीवन। दिसंबर सेशंस में आज हमारे साथ हमारी टीम के मेंबर हैं डॉक्टर अर्पणा सोनी। ऑर्गेनन का टॉपिक उन्होंने पिक करा है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उन्होंने रेडी जो करा है, अंडरस्टैंडिंग जो उसकी बहुत इजी बना के वो शेयर करेंगे अपना टॉपिक। तो वेलकम अर्पणा सोनी। थैंक यू डॉक्टर प्रोमिला। हाँ जी, करें कंटिन्यू। करें। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम 10 मिनट हम लेट ही चल रहे हैं। ओके ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस यू टू द fascinating field of homeopathy, a medical science founded in the late 18th century by the visionary Dr. Samuel Hahnemann. Known for its holistic approach, homeopathy is based on the principle of similia similibus curanter or like cures like. तुम्हें The- स्क्रीन शेयर चाहिए अभी? हाँ जी सर। तुमने तो सर स्टार्ट कर डॉक्टर दिया। हैनीमैन का पिक्चर है, वो लगा दीजिए। एक सेकंड मिनट। स्लाइड है, हाँ, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कीजिए सर। हाँ जी। नंबर 1। आ गए? नहीं सर, अभी एक मिनट सर। हाँ जी, आ गया। हाँ जी सर, आ गया है। हम्म, Today I am honored to introduce you to the fascinating field of homeopathy, a medical science founded in the late 18th century by the visionary Dr. Samuel Hahnemann, known for its holistic approach. Homeopathy is based on the principle of similia similibus curanter, and that means like cures likes. This concept suggests that a substance that produces symptoms in a healthy individual can cure similar symptoms in a sick person when used in minute doses. और हैनीमैन डॉक्टर ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। सर स्लाइड्स अपने आप चल रही हैं? नहीं, वो थोड़ा सा हाथ लग गया था। ओके सर। कौन सी डॉक्टर स्लाइड हैनीमैन, चाहिए? सर थर्ड है ये। नहीं, तुम्हें कौन सी चाहिए अभी? हाँ सर, इसी को रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, चलो। Dr. Hahnemann's groundbreaking contributions not only laid the foundation for homeopathy, but also introduced a systematic अरे approach. यार, एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो रहा है? सर आप फर्स्ट स्लाइड पे छोड़ दीजिए एक बार। वो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, एक मिनट रुक जाओ। चलो चलो, ठीक है, चलो। तुम्हें दिख रहा है ना सर सब? फर्स्ट स्लाइड सर। यस सर, बस यही। Dr. Hahnemann's groundbreaking contributions not only laid the foundation for homeopathy, but also introduced a systemic approach to understanding diseases. His meticulous study of symptoms and their classification led to his work on the clinical classification of diseases. और आज का हमारा यही टॉपिक है, अनलॉकिंग द आर्ट ऑफ हीलिंग, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस बाय डॉक्टर हैनीमैन। इस प्रेजेंटेशन में हम डॉक्टर हैनीमैन के मेथोडोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। उन्होंने डिजीज क्लासिफिकेशन कैसे की और ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल के साथ कैसे उन्होंने हमें समझाया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका क्या रेलेवेंस है। I am really looking forward to sharing and learning with all of you by trying to uncover the brilliance of Dr. Hahnemann's work. Sir, third slide. इन एफोरिज्म 7 डॉक्टर हैनीमैन ने हमें कंसेप्ट दिया था वाइटल फोर्स का, जिसको उन्होंने माइंड बॉडी एंड स्पिरिट तीनों को मिलाकर हमें बताया कि वाइटल फोर्स है जो वो हर ऑर्गेनिज्म में होती है और वही हमें बताती है कि पर्सन हेल्दी है या डिजीज्ड है। जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने बताया हमें कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन डिफाइंड सर। क्या हो रहा है यार, थोड़ा भी हिलने नहीं दे रहा है। चलो, Dr. ठीक है। Samuel Hahnemann defined health as a state of harmonious balance within the mind, body, and spirit, where vital force is functioning optimally and there is no interference with the body's natural ability to maintain homeostasis. यानी कि उन्होंने ये बोला कि वाइटल फोर्स जब तक अपने एक बैलेंस में काम कर रही है तब तक बॉडी जो है वो हेल्दी है, और जैसे ही वो डिरेंज हो जाती है उस स्टेट को हम डिजीज स्टेट बोलते हैं। According to Hahnemann, is a disruption or imbalance in this vital force, often manifesting as symptoms that are expressions of this internal disharmony.
He believed diseases arises when the vital force is disturbed by external or internal factors leading to physical and mental symptoms. जैसे ही बाहर के या अंदरूनी फैक्टर जो है वाइटल फोर्स को अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो सिम्टम्स के रूप में हमारे पास जो है नजर आने लग जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. In aphorism 11, Dr. Hahnemann states that when a person falls ill, it is only this spiritual self-acting, यानी कि automatic और autocratic vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbic agent inimical to life. It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular process which we call disease. ये डॉक्टर साहब ने हैनीमैन ने हमें हेल्थ और डिजीज के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने हमें एफोरिज्म 3 में, सर नेक्स्ट स्लाइड, हमें ये बताया कि जो एसेंशियल क्वालिटीज एक फिजिशियन की होनी चाहिए और उन्होंने इसे टॉप मोस्ट पर नॉलेज ऑफ डिजीज को ही रखा कि जब तक डॉक्टर को ये नहीं पता होगा कि डिजीज किस टाइप की है और उसका क्या प्रोग्नोसिस है, क्या कोर्स है और उसका टर्मिनेशन कैसे है, रिकवरी है या डेथ है, तब तक वो उसको ट्रीट या मैनेज नहीं कर सकता. एफोरिज्म 3 में उन्होंने एसेंशियल क्वालिटीज बताई हमें फिजिशियन की, जैसे कि द नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिकल पावर्स, चॉइस ऑफ द रेमेडी, प्रॉपर डोज, प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग डोज, एंड फाइनली he must knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them and that the restoration may be permanent. उसको इन सबके साथ साथ वो ऑब्स्टेकल्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि डॉक्टर हैनीमैन का कंसेप्ट है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस का, उसमें हमें पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा पेशेंट है वो प्रॉपरली हील नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रही है उसकी डिजीज, ताकि हम उसका जो रिस्टोरेशन है वो परमानेंट कर सके. नेक्स्ट स्लाइड सर. डॉक्टर हैनीमैन ने इसको डिटेल में हमें नॉलेज ऑफ डिजीज के बारे में एफोरिज्म 72 से 82 तक इन जर्नल बताया है और हर केस में उन्होंने एफोरिज्म 83 टू 104 में हमें समझाया है. अब हम बात करते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस की. नेक्स्ट स्लाइड सर, टेबल वाली स्लाइड सर. डॉक्टर हैनीमैन ने हमें ये टेबल दिया है इलनेस का, जिसमें उन्होंने इलनेस को पर्टिकुलरली सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल डिजीजेस एंड देन डायनेमिक डिजीजेस. डायनेमिक डिजीजेस को ही उन्होंने एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड करा और उसके बाद क्रोनिक डिजीज का, जैसे हमें पता है कि उन्होंने जो ट्रू नेचुरल मियास्मेटिक डिजीजेस और नॉन मियास्मेटिक डिजीजेस में उन्होंने कैटेगराइज करा है. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिस्पोजिशन की. सर नेक्स्ट स्लाइड. It's a temporary feeling of unwellness caused by minor issues like tiredness, bad food, or lack of sleep. It's not the same as a serious illness or disease. These are temporary and external. These causes are called occasional causes. The body's natural energy, called the vital force, is the only slightly affected and can recover on its own without needing medicine. ये इन्होंने एफोरिज्म 150 में हमें डिस्क्राइब करके बताया कि ये हमारी बॉडी की टेम्परेरी फीलिंग है, जो ओकेजनली हमारे साथ जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. लाइक अगर हम पूरी हमने नींद नहीं ली है और हम थक जाते हैं, या हमने खाना बहुत खा लिया और हैवी खाना खा लिया है और हम एक सिकनेस सी फील करने लग जाते हैं, नॉशिएटिक टाइप, तो हम उसको फास्टिंग और ईटिंग से ठीक कर सकते हैं. ऐसे ही जो टायर्डनेस है, अगर हम आराम करेंगे या और अपनी नींद पूरी कर लेंगे तो हम इसको ठीक कर सकते हैं. इसमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वाइटल फोर्स जो है अपने आप ही इसको ठीक कर लेती है. नेक्स्ट स्लाइड. सर्जिकल डिजीजेस, इसको डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 186 में हमें बताया है. डॉक्टर हैनीमैन ने डायरेक्टली इसको एड्रेस नहीं किया है. वो कहते हैं कि he focused on treating the root cause of diseases through homeopathy rather than surgery. Surgery was considered a last resort, with homeopathic remedies used to support recovery and manage symptoms
बिफोर एंड आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर्स। हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको सर्जरी का उनको ऑप्शन दिया गया होता है, लेकिन हम उनको बोलते हैं कई बार, जैसे एडिनॉइड्स या टॉन्सिलाइटिस का केस है, तो हम उनको समझाते हैं कि ये जो है सर्जरी आपके लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, और हम उसको विदाउट सर्जरी भी ठीक कर सकते हैं। और हमारे पास होम्योपैथी में एडिनॉइड्स, टॉन्सिलाइटिस, फिब्रॉइड्स, सिस्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जहां पर सर्जरी की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसके साथ साथ अगर सर्जरी मैंडेटरी भी है तो हम उसको भी, जो बिफोर एंड आफ्टर काफी अच्छी मेडिसिन हमारे पास हैं, जो आफ्टर सर्जरी अगर कुछ उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या उसके पहले भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो कैटेगरी थी डॉक्टर हैनीमैन ने, वो हमें दी थी डायनामिक डिजीजेस की, जिसमें उन्होंने एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस को डिवाइड किया है। डायनामिक डिजीजेस में डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि मियाज्मेटिक डिजीजेस और एक्यूट डिजीजेस में क्या फर्क होता है। डॉक्टर हैनीमैन क्लासिफाइड डायनामिक डिजीजेस और डिजीजेस proper apart from indisposition and surgical diseases into two broad categories according to the nature of their onset, course and termination। उन्होंने इनका ऑनसेट यानी कि ये कैसे होती हैं और क्या इनका प्रोग्नोसिस रहेगा और टर्मिनेशन कैसे रहेगा, अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज में उसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट स्लाइड। Acute diseases, these are described in aphorism 72 and 73. Acute diseases are the result of rapid morbid process of the deranged vital force. Their onset is sudden, have definite course and quick expression of action. They terminate within short time either with complete recovery or with death of the patient. Acute diseases sudden होंगी और इनका एक डेफिनेट टाइम होगा, और उसके साथ ही एक्सप्रेशन जो होता है वो रिकवरी के साथ या टर्मिनेशन ऑफ डेथ में बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर हैनीमैन ने एक्यूट डिजीजेस को फर्दर भी क्लासिफाई किया into 5 categories: individual, sporadic, endemic, epidemic and pandemic. Individual diseases. Sir, next slide. Individual diseases are the type of diseases which attack human beings individually with different group of symptoms in each individual case. Individual diseases are due to exciting cause or causes affecting the individual. यानी कि एक ये सिंगल पर्सन को होंगी जिसके सिम्टम्स भी जो है अलग अलग रहेंगे और अलग अलग जगह पर होगा। इनके एक्साइटिंग कॉजेज जो है वो ही इस प्रॉब्लम को पेशेंट को देते हैं। Acute individual cases may result from faulty way of living, indiscretion in diet, overwork, chill, overheating, loss of sleep, etc. Thus, acute individual diseases are cases of isolated disease individuals with different group of symptoms. हर बार जो है उसका सिम्टम जो है पेशेंट का, हर एक पेशेंट का अपना अलग अलग होगा, चाहे कॉज कोई भी रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे कि डायसेंट्री फ्रॉम ओवरहीटिंग, फीवर ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर, हेडेक फ्रॉम ओवरहीटिंग, इनका जो ट्रीटमेंट है वो हम विदाउट मेडिसिन कर सकते हैं। और अगर हमारा जो है डिजीज वो वायलेंट करेक्टर का नहीं है, अगर वो वायलेंट करेक्टर का नहीं है तो जो सोरा इसके पीछे है वो अपनी लेटेंट स्टेज में चला जाएगा और रिकवरी पॉसिबल हो सकती है विदाउट मेडिसिन। बट अगर डिजीज का करेक्टर वायलेंट है तो हम टोटलिटी के बेस पर एक उसकी सिंगल मेडिसिन जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोरेटिक डिजीज। Sporadic diseases are the kind of diseases that attack several persons at the same times, but here and there. The susceptibility to sporadic diseases is possessed by only a few persons at one time. ये वो डिजीजेस हैं जो बहुत सारे लोगों को अटैक करती हैं सेम टाइम पर, बट उनकी लोकेलिटीज डिफरेंट होती हैं। लाइक अगर एक रोहिणी में बीमार है तो दूसरा राजौरी में या सुभाष नगर या कहीं पे भी वो बीमार हो सकता है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं बहुत हद तक एक साथ एक से होंगे। इनके कॉजेज जो वो रहते हैं मेटेरोइक यानी कि वातावरण में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण, या टेलोरिक यानी कि पानी और मिट्टी का जो बदलाव होता है उसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोजर टू कोल्ड causing fever, headache, etc. in several persons at the same time residing in different localities.
Treatment, each case is considered new and medicine is selected on the base of totality. Next, sir. Epidemic diseases. These are those diseases which attack large number of persons at the same time in the same locality or covering large contagious areas with very similar set of symptoms from the same cause. ये एक टाइप की वो डिजीजेस हैं जो एक बार में बहुत सारे लोगों को सेम सिम्टम्स के साथ सेम लोकेलिटी या जो साथ लगते हुए एरियाज होते हैं और सेम कॉज के कारण होती हैं। ये बहुत इन्फेक्शियस और कंटेजियस भी होती हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक बार में जो है सफर कर सकती हैं। इनके कॉजेज रहेंगे लाइक ड्राफ्ट्स एंड फ्लड्स, फेमिनाइंस एंड वार्स, चेंजेस इन द क्लाइमेट और सॉइल। कुछ एपिडेमिक डिजीजेस ऐसी होती हैं जो आपको एक ही बार लाइफ टाइम में होंगी, जिनको हम नॉन रिकरिंग और फिक्स डिजीज भी कहते हैं। इनके पीछे एक एक्यूट मियाज्म हमेशा होता है। जो आपकी डिजीजेस हैं एक्यूट मियाज्म के साथ जो आपको सिर्फ लाइफ में एक बार होंगी, उन डिजीजेस में आते हैं लाइक स्मॉल पॉक्स, हुपिंग कफ, मम्प्स, स्कारलेट फीवर। और इसको होने के बाद जो है हमारी बॉडी एक इम्यूनिटी अटेन कर लेती है और हमें दोबारा ये डिजीजेस नहीं होते हैं। इसी में सेकेंड टाइप के डिजीजेस आते हैं एक्यूट मियाज्म अटैकिंग नंबर ऑफ टाइम्स। ये वो डिजीजेस हैं जो आपको बार बार हो सकती हैं, इसीलिए इनको रिकरेंट डिजीजेस बोला जाता है, जैसे कि फ्लू, कॉलरा, प्लेग, डेंगू, येलो फीवर वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसी एपिडेमिक डिजीजेस के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने हमें जीनस एपिडेमिक्स का कंसेप्ट दिया था। डॉक्टर हैनीमैन ने हमें एडवाइस किया कि हम हर एक केस को एक नया और अलग केस समझें और उसके बाद एग्जामिन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इन सब केसेस के सिम्टम्स कुछ जो हैं वो मिलते जुलते हैं और हम एक पर्टिकुलर मेडिसिन को इंडिकेट कर सकते हैं। और इसी को उन्होंने जीनस एपिडेमिक्स का नाम दिया, जैसे कि बेलाडोना इन स्कारलेटिना and aconite in Purpura miliaris and Gelsemium in flu. एंडेमिक डिजीजेस, ये एफोरिज्म 73 में हमें डॉक्टर हैनीमैन ने बताई हैं कि when a disease due to some local circumstances remain prevalent constantly in a particular area throughout the year, it is termed endemic diseases. For example, malaria is presently constantly in marshy places of West Bengal, and Kala Azar is prevalent in Assam, while Filaria is confined in Odisha and Puri. कुछ कुछ जगह के एरियाज में कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके एरिया में ही हैं, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे पूरा पूरा साल रहती हैं। लाइक मलेरिया जो मार्शी प्लेसेस हैं वेस्ट बंगाल के, मार्शी मीन्स वेट एंड मडी सा एरिया हो गया, तो वहां पर ये एरिया में हमेशा ये मलेरिया जो है प्रेवलेंट रहेगा। पेंडेमिक, these are the epidemics involving the large contiguous areas of the world. For example, influenza and corona, जो हमने 2020 में फेस भी करा था कि ये पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरे तरीके से फैला था। एंडेमिक और पेंडेमिक को हम एपिडेमिक के डिजीजेस के टाइप्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्रोनिक डिजीजेस. Chronic diseases are the diseases that arise from chronic miasms with following characteristics that are gradual, insidious, unlimited, lifelong suffering, not extinguished by the vital force alone, no tendency to decline or recovery, continue through next generation unless treated homeopathically, and destroys the organisms in long run if left untreated. क्रोनिक डिजीजेस का कंसेप्ट डॉक्टर हैनीमैन ने हमें एफोरिज्म 74 से 82 में दिया है और उन्होंने बताया कि कोई भी डिजीज जो होती है वो मियाजम्स पर बेस्ड होती है और उनका ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअल रहेगा, और जब तक हम इसमें एंटी मियाजमेटिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तब तक ये जो डिजीज है वो लाइफ लॉन्ग रहती है और ये जेनेटिक भी बन जाती है। क्रोनिक डिजीज के कंसेप्ट में ही डॉक्टर साहब ने इसको 3 कैटेगरीज में बांटा, यानी कि फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेस, सूडो क्रोनिक डिजीजेस एंड ट्रू मियाजमेटिक डिजीजेस। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेस और सूडो क्रोनिक डिजीजेस को हम एंटी मियाजमेटिक, नॉन मियाजमेटिक डिजीजेस में भी ले सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेस, डॉक्टर हैनीमैन ने इसको एफोरिज्म 74 से 76 में डिस्क्राइब करा है। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेस एज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर हैनीमैन
are not caused by natural chronic miasms, but result from the excessive use of powerful allopathic medicines like mercury, opium, and sulfur, or invasive practices like bloodletting. Those treatments weaken the vital force of the body and leading to severe and often irreversible damage. Structural and functional changes occur as the body struggles to protect itself from these harmful forces. डॉक्टर हैनीमैन ने हमें डिस्क्राइब किया और बताया कि ये डिजीज हैं, ये आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज होती हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन के एक्सेसिव यूज, या हम ये भी कह सकते हैं जो हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की, ये उसके कारण होती हैं। डॉक्टर हैनीमैन के टाइम में मेडिसिन जो है वो उनमें मरकरी और लीड का बहुत यूज होता था, जिसके कारण पेशेंट्स को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बहुत रहती थी और वो भी एक क्रोनिक डिजीज का पार्ट हो जाती थी। और लाइक जैसे क्विनीन का अगर बहुत यूज हुआ तो उनको फटीग, टेनाइटिस, इस तरह की जो है डिजीजेस भी तंग करने लग जाती थी। नेक्स्ट स्लाइड। Artificial pseudochronic diseases can result in either excessive sensitivity or complete loss of function in certain organs, causing conditions like dilation, contraction, or even destruction of tissues. In such cases, recovery becomes extremely difficult as even homeopathic remedies may not suffice. The body's vital force is the only hope for healing, but only if it has not been excessively weakened. These conditions are deemed the most stubborn, most deplorable, and most incurable. हम एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स अगर अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन की तरफ भी चले गए हैं। Pseudochronic diseases. Pseudochronic diseases are health conditions caused by a person's continued exposure to harmful influences or unhealthy habits. These include consuming toxic substances, indulging in poor diets, leading a life of excesses, neglecting essential needs, or living in unhygienic environments like marshy areas or cramped, poorly ventilated spaces. A lack of exercise, fresh air, excessive physical or mental strain, or constant stress also contribute to these conditions and are also known as maintaining causes. These issues can resolve over their own with a healthier lifestyle provided to underlying chronic conditions. Next slide, sir. For example, addiction of liquors, housing in cellars, overexertion of body and mind, living in constant state of worry, etc. These states of ill health disappear spontaneously, provided no chronic miasm lurks in body under an improved mode of living, and they cannot be called chronic diseases. जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है कि सीडो क्रोनिक डिजीजेस, जब तक इनके पास ये मेंटेनिंग कॉज रहते हैं कि वो लिकर्स नहीं छोड़ते हैं, अपना जो रहने का एरिया है वो अगर डैम्प है वो चेंज नहीं करते हैं, बॉडी एंड माइंड को ओवर एक्सर्ट करते हैं, तब तक हम उनकी जो डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। और जैसे ही इन कॉजेज को, जिसको मेंटेनिंग कॉजेज का नाम दिया डॉक्टर हैनीमैन ने, ये हम दूर करते हैं तो जो उनकी डिजीजेस है वो ठीक होने लग जाती हैं। कहाँ सर स्लाइड्स आगे जा रही हैं? एक मिनट, यही है ना? नहीं, इससे पहले वाला सर जी। हम्म सर ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस वाला, जिसकी हेडिंग नेक्स्ट। ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस, इनको डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 78 से 81 में डिस्क्राइब करा है। उन्होंने बताया कि ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती हैं। द ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस आर दोस दैट arise from the dynamic infection of a chronic miasm. When these diseases are left untreated by the specific remedies, they always go on growing worse. They have an imperceptible onset, slow but steady course, and terminate in death unless treated correctly. These diseases dynamically rearrange the vital force of the living organism in their own peculiar manner. They gradually weaken the vital force in such manner that the person with the most robust constitution and regulated mode of living may die due to their devastating action. ट्रू क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर साहब ने हमें ये समझाया कि कोई भी अगर क्रॉनिक डिजीज है उसके पीछे कोई ना कोई क्रॉनिक म्याज्म है, और जब तक हम उसको एंटी म्याज्मेटिक कोई स्पेसिफिक रेमेडी जो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच करती है नहीं देते हैं तो हम उस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं। और जैसे
अगर अगर उसको पर्टिकुलर मेडिसिन, उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं गई है, तो धीरे धीरे जो है उसकी वाइटल फोर्स और भी वीक होती जाएगी और पेशेंट जो है और ज्यादा वल्नरेबल होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। Hahnemann discovered three infectious principles which dynamically derange the organism and cause all conceivable true chronic diseases. He termed these as chronic miasms like SORA, syphilis, and psychotic. सर स्लाइड्स चल रही हैं अपने आप। इनमें से सोरा जो है वो नॉन विनरल ग्रुप ऑफ मियाज्म का है, और बाकी जो दोनों हैं वो विनरल ग्रुप ऑफ मियाज्म्स हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मियाज्म्स से होते हैं। नेक्स्ट है सोरा। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो सोरा है वो मदर ऑफ ऑल एलिमेंट्स है, और हम सब में कहीं ना कहीं सोरा है। कोई भी एक सिंगल ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सोरा नहीं है। सोरा is the primary miasm and root of all chronic diseases and is considered the mother of ailments. Its initial manifestation is skin eruptions ranging from mild itching to severe conditions like leprosy. Before external symptoms appear, the miasm undergoes an internal incubation period, gradually affecting the entire organism. Sora's influence underlies countless diseases like tuberculosis, cancer, asthma, epilepsy, paralysis, and more, shaped by individual constitutions, lifestyles, and environments. Over time, its progression into secondary and tertiary stages continues to give rise to new diseases, making it a pervasive and evolving health challenges. सोरा जैसे कि रूट कॉज है, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल से एक्सटर्नल जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे पहले अंदर की ओर फैलता है और उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो बाहर की ओर आने लगते हैं। अगर इनको एंटीसोरिक रेमेडी से हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट की वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेजेस में जाकर और भी नई डिजीजेस को अराइज कर सकती हैं। नेक्स्ट, psychosis. Psychosis, a venereal miasm contracted through coitus, manifests after an incubation period with cauliflower-like growths on the genitals and specific urethral discharges. Through initially external, it spreads internally, affecting the entire organism. ये जो साइकोसिस है ये आफ्टर क्वाइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये डिजीज होता है, और इसके सिम्टम्स हमेशा पहले बाहर की ओर आएंगे, लाइक जेनाइटल वार्ड्स का होना, और उसके बाद ये इंटरनली धीरे धीरे फैलने लगता है। इट स्प्रेड्स इंटरनली. Simple to treat in early stages, complications arise if it intervenes with SORA or syphilis. Hahnemann cautioned against relying on external treatments as removing warts alone does not cure the deeper miasmatic disease. Psychosis later manifests as tissue proliferation and infiltrations leading to tumors, ovarian cysts, pelvic inflammation, rheumatic conditions, heart valve diseases, gout and more. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले इसके सिम्टम जो है वो एक्सटर्नली आते हैं और फिर ये धीरे धीरे फैलना शुरू होता है अंदर की ओर और ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। Syphilis. It is also a venereal chronic miasm and reveals itself through a chancre and leads to a devastating miasmatic disease that persists until death if untreated. Transmitted through coitus or inherited from parents, these miasms spread silently, affecting the entire organism. Evidence of syphilis spans thousands of years, marked by its destructive impact on tissues, bones, and organs. सिफिलिस एक ऐसा म्याज्म है जो हमारी बॉडी में thousands of years तक रह सकता है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ द सर सर एक स्लाइड पीछे करिए अभी। driving the disease deeper and causing irreparable harm. True healing requires addressing the miasm internally and its impacts see the entire being. ये सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस आर ट्रू miasms, एंड सिंगल miasm जो है डिजीजेज होती हैं, और इसको हम सिंपल
जो है मियाज्मेटिक डिजीजेस भी बोलते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने हमें नेक्स्ट कंसेप्ट दिया कॉम्प्लेक्स मियाज्मेटिक डिजीजेस का, जिसमें जो है एक से दो या दो से ज्यादा जो है मियाजम्स मिलके भी एक जो है डिजीजेस को इफेक्ट कर सकते हैं। सर स्लाइड्स आगे जा रही हैं, एक और पीछे। द कॉम्प्लेक्स मियाज्मेटिक डिजीजेस आर ड्यू टू प्रोमिनेंस ऑफ two or more. The diseases of this type involves characteristics of two, three, or of all the three or four miasms: sora psychotic, sora syphilitic, psychosyphilitic and sora psychosyphilitic. जो सोरा साइकोटिक डिजीजेस होंगी वो कॉम्बिनेशन होंगी सोरा मियाज्म की और साथ में ही साइकोसिस मियाज्म की, जिसमें ओवरग्रोथ, स्वार्ट्स एंड सर नेक्स्ट स्लाइड। Sora psychotic, a combination of Sora miasm linked to chronic issues like skin conditions and allergies, and psychosis associated with overgrowth, warts and suppressed gonorrheal infections. इसमें जो है सोरा में सोरा का मियाज्म के भी आएंगे कुछ सिम्टम्स एंड साइकोटिक मियाज्म के भी हैं कुछ सिम्टम्स आएंगे। Then sora syphilitic, a mix of sora and syphilitic miasms. Syphilis is linked to destructive tendencies like ulcerations, bone deformities, and degenerative issues. Condition combined hypersensitivity with destructive degeneration. Next. Psychosyphilitic. It is a combination of psychosis and syphilis miasm diseases involve overgrowth of tissues with a tendency toward ulceration and degeneration, like cancers of advanced stages, personality disorders. And fourth part is sora psychosyphilitic, the involvement of all three miasms, chronic diseases with features of hypersensitivity, overgrowth and destruction. ये इन्होंने सोरा साइको के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमें पेशेंट में नजर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। In aphorism 173 of Organon of Medicine by Dr. Hahnemann refers to the diseases that seem to have few symptoms and are less amenable to cure because they display only one or two principal symptoms which obscure almost all the others. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन ने हमें वन साइडेड डिजीजेस के बारे में बताया जिसमें बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। वन साइडेड डिजीज को हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स एंड एक्सटर्नल लोकल कंप्लेंट्स में। इंटरनल में देन फिजिकल एंड मेंटल कंप्लेंट्स आती हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। These are further divided into internal complaints where symptoms are predominantly internal without clear external manifestations. These are of two types: internal physical complaints and internal mental complaints. Sir, next slide. Internal physical complaints are those complaints with prominent physical symptoms with minimal or no mental symptoms. इसमें जो कंप्लेंट्स होंगी वो फिजिकल होंगी जिसमें ना या ना के बराबर जो है मेंटल सिम्टम्स होंगे लाइक ब्लाइंडनेस और हियरिंग लॉस। और इसी के साथ है इंटरनल मेंटल कंप्लेंट्स जिसमें जो है मेंटल कंप्लेंट जो है वो प्रीडोमिनेट करेंगी लेकिन फिजिकल जो है सिम्टम्स हमारे पास नहीं होंगे लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, मेनिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड। Local external diseases. These are the second type of one-sided diseases. The old school has considered that it is disease of skin only and the rest of the body has no role to play. It has led to the most disastrous medical practice. Only those diseases can be called local diseases which have been produced short time before solely by an external lesion or rest of the body does not participate. The treatment of such diseases is related to surgery, but in these cases also dynamic medicines are required where whole body participate and are dynamically deranged. ये लोकल एक्सटर्नल डिजीजेस के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया। आप 5 मिनट दो मुझे, ठीक है, 5-10 मिनट्स बस। सर स्लाइड आगे चली गई है। सर स्लाइड आगे चली गई है।
मैं खिंच जा रहा लोकल हूँ। एक्सटर्नल डिजीज पर जाना है सर। ये स्लाइड्स आगे कैसे जा रही है संजय? अरे वो स्क्रीन जो है ना, उसको मैं हम्म। मेरा वॉइस म्यूट अनम्यूट करने जाता हूँ तो स्लाइड भागती है सामने। सर नेक्स्ट अच्छा। स्लाइड। आ गया। In aphorism, हाँ जी. In aphorism 189, Dr. Hahnemann states that no external disease can exist, maintain or grow without the participation of whole body. That means इनके पीछे भी एक जो है म्याज्म होता है जिसके कारण वो ग्रो करती हैं इंटरनली, और उसके बाद आउटर मैनिफेस्टेशन इनका होता है. In aphorism 199, if these external symptoms are removed by topical application, knife or cauterization, even before the homeopathic remedy for the malady has been discovered, then the main symptom upon which selection of medicine would have rested is destroyed, and so their treatment becomes difficult. कई बार पेशेंट आपके पास कुछ जैसे वार्ड्स के लिए कॉचरी या मोल्स के लिए कॉचरी करवा कर आ जाते हैं, लेकिन उनकी डिजीज जो है बढ़ जाती है उसके बाद. तो हमारे लिए अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आती है, वो ये सब कॉचरी या एक्सटर्नल एप्लीकेशन टॉपिकली कर कर आते हैं, तो हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और यहीं पर आकर हमें एंटी जो मियाजमेटिक है मेडिसिन जो है उनके लिए सिलेक्ट करनी होती है जिससे वो ठीक हो सके. नेक्स्ट, मेंटल डिजीजेस. Mental diseases are one-sided diseases of chronic conditions that primarily affect the psychological aspect of an individual, impacting both the mind and body. Recognizing that all diseases are psychosomatic are in nature, involve both psychic and physical sphere of the patient. The mental symptoms such as moods, fears, desires, and the subconscious actions are crucial in understanding the patient as a whole, not just as a collection of symptoms in specific organs. These mental states guide the selection of the appropriate treatment, particularly in homeopathy, where the totality of symptoms, including those of the mind, determines the remedy. Thus, mental symptoms play a pivotal role in diagnosing and prescribing effective treatment. डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि मेंटल डिजीजेज जो है वो पेशेंट की जो मेंटल सिम्टम्स पेशेंट हमें देता है वो अपना एक ट्रू पार्ट हमें दिखाता है. जैसे कि डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज बोलते हैं कि द माइंड इज द मैन, यानी कि वो जो सिम्टम्स बता रहा है वो सिम्टम्स है जो सिर्फ उसी के खुद के हैं. लाइक वो सोता कैसे है. डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज सेज स्टेटमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस दैट रिफ्लेक्ट अ मैन स्टेट ऑफ माइंड, his moods, his passions, his fears, his desires and aversions, and are journals because they express the man himself and not merely some part or organ. लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वो अपने माइंड का आपको बताता है, अपने मूड के बारे में बात करेगा, अपने पैशंस के, अपने डर, उसके खुद के वो डर है, खुद की उसकी डिजायर्स और एवर्शंस हैं. द माइंड इज द मैन. सिम्टम्स symptoms that express the subconscious or involuntary actions of the mind, such as the manner of sleeping, peculiar or unusual positions assumed during sleep or disease, character of dreams. सर स्लाइड्स बहुत हिल रही हैं आज. हम्म। आगे गया नहीं। अब आइए सर. अनयूजुअल पोजिशंस एज्यूम ड्यूरिंग स्लीप और डिजीज, करेक्टर और ड्रीम्स और डिलीरियम. जैसे कि पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इन जनरली उससे पूछते हैं कि आपको नींद कैसे आती है, या आप किस साइड सोते हैं, लेफ्ट और राइट. या हम कई बार उनसे सपनों का भी पूछते हैं कि सपनों का रेपिटेशन है, कुछ पिक्यूलियर आपका है. हम डिजायर्स और एवर्जन्स की भी बात करते हैं, जिससे कई बार हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन भी बहुत प्रॉम्प्ट हो जाता है. डॉक्टर हैनीमैन ने मेंटल डिजीज को आगे 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करा. सर नेक्स्ट स्लाइड. अब उस हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो है अपियरिंग विद द डिक्लाइन और कॉर्पोरियल सिम्टम्स. मेंटल डिजीजेस कैन इमर्ज when physical symptoms decline, leading to a shift toward prominent mental disturbance. In some cases, severe physical illness like lung suppuration may transform into mental disorders as the body seemingly recovers while the mind
becomes the primary concern. The past medical history, including both physical and mental symptoms, is essential for accurate diagnosis and treatment. In these cases, treatment should involve antipsychotic remedy and psychotherapy with a compassionate approach from caregivers. इसमें डॉक्टर हैनीमैन ने हमें ये समझाया कि कुछ मेंटल डिजीजेस होती हैं जो फिजिकल सिम्टम्स के बाद अपीयर होनी स्टार्ट होती हैं। लाइक जैसे उन्होंने एग्जांपल लंग्स ऑपरेशन का हमें बताया कि ये तो ठीक हो जाता है, फिजिकल सिम्टम्स इसके यहाँ से रिकवर होने लग जाता है, बट उसके जो है मेंटल सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी का, यही लंग्स ऑपरेशन की ही हम बात करते हैं, यहाँ से फिजिकल सिम्टम्स उसके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सही आ रही है, बट उसको एक मेंटल सिम्टम्स जो है वो परेशान करने लग जाते हैं। तो ये जो है हमारी फिजिकल सिम्टम्स तो डिक्लाइन हो गए, बट उसके साथ साथ जो है मेंटल इलनेस आने लग गई है, और इसको हम एंटी जो है मियास्मेटिक रेमेडी, एंटीसोरिक रेमेडी और साइकोथेरेपी के साथ ठीक करेंगे, जिसमें हमें पेशेंट के अटेंडेंट्स की भी जरूरत होती है। जैसा कि हमें पता है कि होम्योपैथी एक कंपैशनेट जो है वो अप्रोच है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सेकंड क्लासिफिकेशन है मेंटल डिजीजेस विच डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ कॉर्पोरियल डिजीज। Some mental diseases arise independently of physical illness, often triggered by emotional factors like anxiety, worry, or fear. These conditions start with subtle physical symptoms but can worsen over time. सर स्लाइड्स फिर जा रही हैं? नहीं, वही स्लाइड है। हाँ। With subtle physical symptoms but can worsen over time, affecting overall health. It caught early, they can be managed with psychotherapy. The physician should act as a supportive friend, helping the patient रिटेन कॉन्फिडेंस एंड ओवरकम फियर्स। ये वो डिजीज, मेंटल डिजीजेज हैं जिनका फिजिकल इलनेस के साथ कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ये अलग ही आती हैं, जो उनको एंजाइटी की तरह या वरी और फियर से वो ट्रिगर होने लग जाती हैं। इसमें भी हम जो है वो एंटीसोरिक रेमेडी और साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से जो है वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमें एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स जो भी होते हैं पेशेंट की मेंटल स्टेट के लिए क्रुशियल होते हैं, हम उनको भी हटाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो मेंटल डिजीजेस विच अपेयर सडनली, ये है। मेंटल डिसऑर्डर्स में कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम से सडन अपेयर होती हैं, लाइक किसी को एकदम से अगर कोई बहुत गहरा दुख मिला है या उसने बहुत नशा कर लिया है, उसके बाद जो डिजीजेस अपेयर होती हैं वो इस कैटेगरी के अंडर आती हैं। तो इस डिजीज के लिए डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि हमें कुछ एक्यूट मेडिसिन लाइक एकोनाइट, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम या हायस्मोस देकर जो है पेशेंट को एक बार उसका जो सोरा है उसको लेटेंट स्टेज में देना चाहिए, और तब उसके बाद हमें एक कोई भी एंटीसोरिक रेमेडी जो उसकी स्पेसिफिक है उसको देके प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, ताकि अगर उसकी फ्रिक्वेंसी उसके अटैक्स की बढ़ती है तो हम उसको हैंडल कर सकें। Mental disorders like insanity or mania can suddenly emerge due to shock, grief, or substance abuse, often revealing underlying latent SORA. Treatment begins with acute remedies like acute belladonna, aconite, belladonna, or stramonium to address the immediate mental state, restoring SORA to a latent form to prevent recurrence and ensure a lasting cure. Antisoric medications are essential. Additionally, regulating diet and lifestyle to avoid triggers is a crucial. Without antisoric treatment, future episodes and more frequent and severe, making the condition harder to cure. Next slide. Mental diseases of doubtful origin. डॉक्टर हैनीमैन ने हमें कुछ ये भी बताया कि जो कुछ मेंटल डिजीजेस हैं उनका जो ओरिजिन है वो डाउटफुल रहता है, कि वो फिजिकल ओरिजिन से आ रही हैं या उनका जो है ओरिजिन वो मेंटल है, वो सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने हमें एक टेस्ट दिया
कि अगर वो मेंटल डिसऑर्डर होगा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का होगा, तो जब भी आप पेशेंट को कंफर्ट देंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो उसके जो सिम्टम्स है वो थोड़ा ठीक होने लग जाएगा, वो बेटर फील करने लग जाएगा। बट अगर उसके सिम्टम्स जो हैं वो फिजिकली ही उसकी किसी प्रॉब्लम के कारण या किसी फिजिकल अंडरलाइन डिजीज के कारण है, तो उसका साइकोथेरेपी और किसी भी तरह की काउंसलिंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Mental diseases of uncertain origin may stem from either physical conditions or psychological factors like poor education, superstition, or bad habits. Dr. Hahnemann's diagnostic tests suggest that if a mental disorder is a psychological, it improves with rational advice and comfort. In contrast, diseases of physical origin worsen with such remedies. For advanced cases, treatment includes antipsychotic medicines and psychotherapy. Next. डॉक्टर हनीमैन ने हमें कुछ प्रिकॉशंस भी दिए कि जब भी हम पेशेंट्स को, मेंटल डिजीजेस के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। व्हेन ट्रीटिंग मेंटल डिजीजेस, अंकित 5-10 मिनट्स लगेंगे अभी। When treating mental diseases, a patient-centered and human approach is essential. Homeopathy stands out for its compassionate treatment, unlike the often harsh methods of allopathy. As Dr. Hahnemann criticized, many mental patients in allopathic care are not duly cared. In contrast, homeopathy has successfully restored mental health with proper remedies and a supportive environment. Key precautions include regulating the patient's lifestyle to minimize stress. सबसे पहले हमें पेशेंट का जो है वो लाइफस्टाइल देखना भी चाहिए और उसको सजेस्ट करना चाहिए कि वो कैसे अपने स्ट्रेस को जो है मिनिमाइज कर सकता है। Treating them as a rational beings and responding calmly to inappropriate behavior. It's important to avoid contraindications or harsh corrections as these can worsen the patient condition. हमें अपने आप को भी काम रखना चाहिए और उसको ऐसे सिचुएशंस और माहौल देना चाहिए जिससे कि पेशेंट जो है वो काम रह सके। A gentle, firm and respectful approach is key to aiding recovery. Next slide, sir. डॉक्टर हनीमैन ने हमें कुछ डिजीजेस के बारे में और भी बताया है। क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर हम इनको लेते हैं इंटरमिटेंट डिजीजेस एंड ऑल्टरनेटिव डिजीजेस। इंटरमिटेंट डिजीजेस को एफोरिज्म 231 से 244 तक में डिस्क्राइब करा है। Intermittent diseases belongs to class of chronic diseases and are those that occur in cycles with periods of apparent wellness and takes its departure at an equally fixed period between attacks like intermittent fever. Intermittent diseases वो होती हैं जिनका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है कि वो उस टाइम पर्सन को अफेक्ट करेंगी, देन वो ठीक हो जाएगा पेशेंट और फिर वो दोबारा से आ जाती हैं। इसी को हम इंटरमिटेंट डिजीजेस बोलते हैं, जैसा कि इंटरमिटेंट फीवर में होता है। देन नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिंग डिजीज, जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 232 में डिस्क्राइब करा है कि इट इन्वॉल्व्स द पीरियोडिक स्विचिंग between different symptoms or conditions such as eczema alternating with asthma or contrasting symptoms like constipation and diarrhea. In these cases, only one set of symptoms is dominant at a time, while others may be absent or less noticeable. ये वो डिजीजेस हैं जो ऑल्टरनेट करती हैं। कई बार पेशेंट आके हमें कहता है कि मुझे अभी तो ये आर्थराइटिस है, जैसे ये ठीक होगा मुझे अर्टिकेरिया हो जाएगा। इसी को हम ऑल्टरनेटिंग डिजीज कहते हैं। जब भी इस तरह से ऑल्टरनेटिंग डिजीज आपके पेशेंट में आती हैं तो एक टाइम में एक ही डिजीज उसको रहेगी, दूसरे जो सिम्टम्स हैं या तो बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं। एंड दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। Dr. Hahnemann's clinical classification of diseases emphasizes the importance of mental aspect of recognizing the root causes and miasmatic influences. We can tailor treatments that address the whole person, ensuring a more holistic and effective approach to healing. Thank you. That's the end. स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर सोनी, बहुत अच्छा सेशन था। Thanks to you. अरे यार ये इसको क्या हो गया, एक मिनट है। आज तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे कहना नहीं मान रहा, तुम्हारा लैपटॉप। नहीं, क्या हो गया कि इसको। कोई सवाल हो तो प्लीज सामने आइएगा, पूछिएगा।
और अपना टॉपिक अच्छा था बेटा, थैंक यू मेहनत मैम। आपकी सफल हुई। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू डॉक्टर संजय, डॉक्टर माला, डॉक्टर सरन। एक इन मिनट सब एक ने मेरी मिनट, कुछ तो बहुत हो हेल्प रहा है, करी थी। कुछ तो हो अब रहा है। क्या हो रहा है आज? अरे पता नहीं है। डिंगा डिंग वायरस हो रहा है। हाँ, डिकडिंग वायरस आ गया युगांडा से। हाँ? युगांडा बहुत चल रहा है ना आजकल। नहीं, ये जो है ना तुम्हारा स्क्रीन ये प्ले करे वाला, वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है। सर कुछ गड़बड़ आज ही होनी थी। लेकिन फिर भी गड़बड़ के बहुत बाद अच्छा किया, गड़बड़ गड़बड़ के बाद भी सही था। सही नहीं, सेशन बहुत बढ़िया रहा। नहीं, वाकई पहली पूरा बार मतलब समझ आई वापस होगी। स्टार्ट हो गया ऑर्गेनन, अभी ना मजा आया। पहली बार समझ में आया होगा मेरे को ऑर्गेनन की है क्या सही चीज। बात है। कॉलेज टाइम में तो सर भी ऐसे हो रहे थे, नींद आ रही होती थी जब सर पढ़ा रहे होते थे। बाकी संजय सर देंगे फीडबैक, मुझे डॉक्टर माला देगी फीडबैक। हाँ, अभी लाइव बंद करना है सर ने, लाइव नहीं बंद संजय किया। हाँ, चलने संजय बिल्कुल फीडबैक फीडबैक तुम्हारा क्या है? सर लाइव में नहीं देना है फीडबैक। हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लाइव में देना तो अच्छा वाला देना है। हाँ, और सर बाहर पेशेंट भी है, सब सुन रहे हैं। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ। नहीं, बहुत बेस्ट रहा, बढ़िया रहा, पहली बार समझ आया मुझे कुछ ऑर्गेनन का। सही बात है। डॉक्टर सोनी, आगे नेक्स्ट टाइम आप प्लीज मियाजम्स को भी सारा अच्छे से एक्सप्लेन करना। संजय ये तुम्हारे लिए था, समीक्षा तुम्हें बोल रही है क्या? कि क्या? पहली बार सिर्फ अर्चना का समझ आया, तुम्हारा समझाया हुआ समझ नहीं आया समीक्षा को। मैंने ऐसे थोड़ा बोला लाइव बंद हो गया है। है। संजय लाइव सर, बंद नहीं हुआ। लाइव लाइव चल रहा है अभी। सर लाइव बंद करो। एक मिनट, लाइव बंद करना है लेकिन कैसे करूँ? रिकॉर्डिंग भी चल रही है। लाइव अच्छा से जाएगा। ये जो है ना तुम्हारा, ये गड़बड़ कर रहा है सारा। रिकॉर्डिंग बंद कर दो संजय पहले। अरे इसका जो ओपन है ना पावर पॉइंट, हाँ इसलिए मेरा माउस पकड़े वाला है और वो हिलने नहीं दे रहा है। सर मैं एक बार ऑडियो और वीडियो बंद कर दी हूँ, ठीक है? एक बार मैं पेशेंट देख लूँ, अभी आती हूँ हाँ, मैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये संजय पीछे से लाइट ही प्लग ही निकाल दो, शायद बंद हो जाए ये। हाँ आगे भी तो ऐसे ही हुआ था, लाइट वो पीछे से प्लग बंद हो गया। यदि सेशन हो गए टाटा बाय बाय करके नॉर्मल कॉल पे, वीडियो कॉल पे आ जाते हैं। ठहरो ठहरो, हो गया हो गया। हाँ रिकॉर्डिंग बंद हो गई। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद होगी। नहीं नहीं चल रही है अभी भी, लाइव हाँ तो जी, अभी भी चल रही है, लाइव चल रहा है अभी। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों। स्पेशल लोगों की डिमांड होगी ना।